नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में इकोनॉमिक्स इन इजी वे में। आज मैं आप लोगों के साथ में फिर से आ गई हूँ एक और टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है अधिमांग। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने न्यून मांग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अधिमांग क्या होती है और डेफिनेटली आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो है मैं स्पेशली हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लेके आई हूँ हिंदी में, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले पढ़ेंगे एक स्टोरी। स्टोरी क्या है, एक थोड़ी पिक्चर्स देखिए स्टोरी तो नहीं है, पिक्चर्स है। ये एक दुकान है और दुकान में भीड़ लगी हुई है। दुकान में क्या लगी हुई है? भीड़ लगी हुई है, ठीक है। और इस स्टोरी को थोड़ा ध्यान में रखकर फिर ही जरा इस टॉपिक को, मतलब इस स्टोरी को अपने दिमाग में थोड़ा सेट कीजिए और फिर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, अधिमांग का अर्थ, अधिमांग नाम में ही वर्ड है एक अधि। अधि मतलब अधिक। अधि मतलब क्या है? अधिक। कि समस्या क्या है कि मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। समस्या क्या है? मांग बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे मैंने कहा ना, उस पिक्चर को देखिए, उस पिक्चर में क्या हो रहा है? लोग दुकान पे जाए जा रहे हैं, भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। दुकानदार, उस दुकान पे लोग बहुत भीड़ लगा के बैठे कि हमें भी ये वस्तु चाहिए, हमें भी वस्तु चाहिए। सब लोग इस स्थिति में, कभी कभी वो दुकान देखी होगी ना आपने, सेल लगी होती है तो कहते हैं ना सेल लगी है तो बहुत भीड़ लगी होती है। वैसी वाली सिचुएशन देख लो कि इस अर्थव्यवस्था में स्थिति क्या है, बहुत मांग हो रही है, वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? मांग के अधिक होना, यानी कि मांग क्या हो रहा है? अधिक हो रही है। मांग हमारी क्या हो रही है? अधिक हो रही है। क्यों हो रही है मांग अधिक? मांग अधिक होने के कारण है नियोजित समग्र मांग वास्तविक समग्र मांग से अधिक है। नियोजित समग्र मांग किससे ज़्यादा है? वास्तविक समग्र मांग से अधिक है। यानी कि स्थिति क्या आ रही है हमारे कि जो हमने योजना बनाई वस्तुओं पे खर्च करने की, वो हमारी ज़्यादा है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की कैपेसिटी उतनी नहीं है। वास्तविक हम जितना समग्र मांग कर सकते थे, मतलब हमारी समग्र मांग हो सकती है, उससे हम कहीं ज़्यादा की योजना बना रहे हैं, उससे हम कहीं ज़्यादा की योजना बना रहे हैं। जैसे कि हम ये कह दूं कि आप लोग, जैसे आप लोग सब पढ़ रहे हैं, इस साल बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। 100 नंबर का भी नहीं, मतलब इकोनॉमिक्स का तो 80 नंबर का है, 20 नंबर का तो प्रोजेक्ट है। तो उसको तो अगर हम साइड में रखें, 80 नंबर। अब कोई ये योजना बना रहा है कि मैं तो 80 में 100 लेके आऊँगा। अब तुम ला तो 80 सकते हो ना, 80 से ज़्यादा तो नहीं ला सकते ना, ठीक है। तो ये क्या है कि उससे ज़्यादा की सिचुएशन हो रही है, तो उससे ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली या तो कोई आप इलीगल तरीका अपनाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो तो खैर पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने एक एग्जांपल दे रही हूँ कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, योजना ज़्यादा बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमारी योजना ज़्यादा बन रही है, किसकी? समग्र मांग की। हम वस्तुओं की मांग ज़्यादा करें, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की क्या नहीं है, कैपेसिटी उतनी नहीं है। और कहाँ पे? पूर्ण रोजगार के स्तर पर। हम किस स्थिति की बात करें? पूर्ण रोजगार, यानी कि हमने अपने संसाधनों को पूरा अच्छे से इस्तेमाल कर लिया, संसाधन हमारे पूर्ण रूप से पूरे इस्तेमाल हो गए। हम उससे ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं, हम उससे क्या कर रहे हैं? ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अधिमांग कहते हैं। अब देखो वही दुकान वाली स्थिति, वो जो पिक्चर हमने देखी कि एक दुकान है, उस पर बहुत सारे लोग, अब दुकान में जितनी सामान होगा उतना ही दे पाएगा ना। एकदम से तो नहीं कर सकता कि चलो अभी मैं आप लोग के लिए ले आता हूँ, नहीं कर सकता, ठीक है। अब क्या होगा वो भी देखेंगे, इसके रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो मापन कैसे करें जरा वो भी देख लेते हैं। आप लोग को पता ही है, डायग्राम तो पक्का आप ध्यान रख लीजिए, कॉपी पेन पक्का लेके बैठिए और साथ साथ बनाते जरूर रहिए। यहाँ पे वाई एक्स पे हम समग्र मांग दिखा रहे हैं, एक्स एक्स पे हम अपनी जीडीपी आउटपुट और इनकम यानी कि आय को दर्शा रहे हैं, और हमारे उत्पादन या हमारी जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद को दर्शा रहे हैं। इधर ये हमारी हो गई समग्र मांग, ये हो गई हमारी समग्र पूर्ति, ठीक है। ये जो हमारी समग्र मांग है वो है हमारी पूर्ण रोजगार वाली समग्र मांग, और ये जो समग्र मांग है ये हमारी कौन सी है? नियोजित समग्र मांग, ठीक है। अब हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी है, हमारी जो कैपेसिटी है वो कितनी है? यहाँ तक पहुँचने की हमारी जो क्षमता है वो यहीं तक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी सामने कौन क्या है? पूर्ण रोजगार है और समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं यहाँ तक की, हम मांग कर रहे हैं यहाँ तक की, ठीक है। हमारी मांग यहाँ तक की है, लेकिन हमारे संसाधन है वो इतने ही है। हमारे संसाधन इतने ही हैं कि हम इतनी मांग को पूरा कर सकते हैं। हमारे संसाधन कितने हैं कि हम इस मांग को पूरा कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण रोजगार वाली समग्र मांग को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो हमने योजना बनाई है उस समग्र मांग को पूरा नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन जो कहलाती, ये जो स्थिति कहला रही, इसी को हम क्या कहते हैं? अधिमांग कहते हैं। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अधिमांग। तो ये जो दोनों के बीच का जो गैप है,
अंतराल जो है यही क्या कहला रहा है, अधिमांग। तो यानी कि कैसे डिफाइन करोगे, योजना समग्र मांग और पूर्ण रोजगार समग्र मांग के बीच का अंतराल ही क्या कहलाता है, आपका अधिमांग कहलाता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कारण क्या है, जैसे पिछली वीडियो में हमने देखा न्यून मांग के कारण क्या थे, मैंने आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी बताई, तो वैसे ही इसका भी हमारा अधिमांग के क्या कारण है उसको भी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला कारण क्या है कि निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि। पहला कारण क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय में वृद्धि। अब पिछले वाले में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या किया था, निजी अंतिम उपभोग व्यय में कमी, पहले वाले में उपभोग में कमी आ रही, अब उपभोग व्यय में वृद्धि आ गई। कैसे भाई, वही एमपीसी है और वही हमारे सामने क्या है, एमपीएस। ठीक है, एमपीसी तो बढ़ गई यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तो अब बढ़ गई, और सीमांत बचत प्रवृत्ति हमारे सामने क्या हो रही है, कम हो रही। मैंने आपको बताया था कि आय हमारे सामने है, आय को या तो हम उपभोग करते हैं या हम क्या करते हैं, बचत करते हैं। तो अब इस स्थिति में जब अधिमांग की स्थिति है तो हम क्या कर रहे हैं, आय का अधिकतर हिस्सा हम उपभोग पे खर्च कर रहे हैं और बचत पे कम कर रहे हैं। यानी कि जो भी हमारी आय बढ़ रही है उसमें हम उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं और बचत कम कर रहे हैं। इस वजह से भी अधिमांग की स्थिति हमारे सामने है। नेक्स्ट हमारी है, अच्छा अब ये दिमाग में एक चीज़ और कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे सामने ये सिचुएशन है कि हम लोग मांग ज़्यादा कर रहे हैं और उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, बचत। प्रदर्शन प्रभाव किसके कारण हो रहा है, प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव किस वजह से कि हम लोग क्या सोच रहे हैं कि दिखावटी, कहते हैं ना दिखाने के लिए, जैसे हम कई बड़ी सोसाइटी में रहते हैं तो उसके घर पे ऐसा है चलो मैं भी ले लेता हूँ, उसके पास गाड़ी है तो मेरे को भी गाड़ी चाहिए, ऐसा करते हैं ना लोग, इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, देखा देखी में जो खर्चा करते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं। कि उसने चलो 12 लाख की गाड़ी खरीदी तो मैं तो 13 लाख की खरीदूंगा, उसने इतनी बड़ी पार्टी दी तो मैं तो उससे बड़ी पार्टी दूंगा। ये क्या है कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम एक्सेस में खर्चा कर रहे हैं। इसी वजह से सिचुएशन भी देखो हमारे सामने क्या है कि अधिमांग हमारे सामने क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अधिमांग का कारण है निवेश व्यय में वृद्धि। अब क्या हुआ, निवेश भी बढ़ गया अर्थव्यवस्था में, मतलब वो कहते हैं ना तेजी की स्थिति है, अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है, इसीलिए क्या हो रहा है, निवेश भी बढ़ रहा है। अब निवेश बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो समग्र मांग तो बढ़नी ही है। ठीक है, तो निवेश भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से भी अधिमांग की स्थिति है। नेक्स्ट हमारा सामने क्या हो सकता है, हमारी जो सरकार है, सरकारी व्यय में वृद्धि। सरकार भी हम पे मेहरबान हो गई कि चलो इस साल बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, किस चीज़ पे, हमारी सामाजिक कल्याण योजनाओं पे पैसा खर्च कर दिया, कोई नई स्कीम शुरू कर दी, रोजगार के नए काम शुरू कर दिए, कोई ब्रिज का काम शुरू कर दिया, मतलब इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वाले काम उसने कर दिए, वेलफेयर वाले जो काम हो सकते हैं वो उसने कर दिए, निवेश कर दिया बहुत सारा। तो फिर वही बात, जब निवेश हुआ है तो लोगों तक आय पहुंचेगी, और लोगों तक आय पहुंचेगी तो उसका इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो किस पे देखने को मिलेगा, अधिमांग पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा अधिमांग का कारण क्या हो सकता है, कर की दरों में कमी। अब क्या हुआ, कर जो है हमारा वो भी कम हो गया। कर क्या होता है, कर तो सबको पता है कि जो हम हमारी जो आय है या वस्तुओं पे जो हम देते हैं, अब कर कम कर दिया तो कर के कम करने से क्या हुआ, हमारी प्रोज्य आय क्या हो गई, बढ़ गई। अब प्रोज्य आय क्या होती है, प्रोज्य आय मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया था, चलो फिर से बता देती हूँ। वह आय जो कर के भुगतान करने के बाद में बचती है, वह आय जो कर के भुगतान करने के बाद में बचती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोज्य आय कहते हैं। तो जब अधिमांग का एक मुख्य कारण क्या है कि कर की दरों में कमी, सरकार ने क्या किया, कर को कम कर दिया। ठीक है, कर कम करने से हमारे पास में हमारी आय बढ़नी लग गई। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे अधिमांग के कारण। ठीक है, लास्ट हमारा अधिमांग का कारण क्या है, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। नेक्स्ट हमारा क्या है, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। यानी कि अब क्या हुआ कि बाहर वाले लोग भी हमारी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, बाहर वाले लोग भी कह रहे हैं कि हमें आप लोगों की वस्तुएं चाहिए, बाहर से हमारे वस्तुओं की बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, डिमांड आ रही है, यानी कि मांग आ रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, निर्यात तो हमारे बढ़ रहे हैं, दूसरा हम लोग बाहर से कम वस्तुएं मंगवा रहे हैं, दूसरा क्या हो रहा है, हम लोग बाहर से कम वस्तुएं मंगा रहे हैं, यानी कि आयात में क्या हो रही है, कमी हो रही है। हम बाहर से कम वस्तुएं मंगा रहे हैं, हम अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था में या घरेलू वस्तुओं का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था में क्या सिचुएशन है, अधिमांग हो रही है। ठीक है,
तो ये थे हमारे कारण। अब देखो फिर से उसी पिक्चर पे आ जाते हैं, वही वाली सिचुएशन कि क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ लगी है दुकान पे, लोग कह रहे हैं हमें भी वस्तुएं चाहिए। ये है हमारा दुकानदार, ये क्या है, दुकानदार क्या बोल रहा है, आज तो बहुत ग्राहक है। दुकानदार तो खुश हो रहा है, ठीक है, लेकिन इतना सामान तो नहीं है, इतना सामान नहीं है, तो क्या करूं मैं, अरे कोई बात नहीं, मैं कीमत बढ़ा दिया, मैंने कीमत क्या कर दी, मैं कीमत को बढ़ा देता हूँ। अब आप देखो, जब ये सिचुएशन आई, मांग अधिक हुई, तो दुकानदार ने या अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं वो लोग क्या करेंगे, मांग तो पूरा कर नहीं पा रहे, तो वो क्या कर पाए, वो कीमतों को बढ़ा देंगे। तो अधिमांग का एक सबसे बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलता है, वो क्या होता है, मुद्रास्फीतिक अंतराल या मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रास्फीति हमें हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। तो देखते हैं मुद्रास्फीति कैसे से होता है। ये हमारा वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये तो आपको बनाना आ ही गया होगा अभी तक। तो ये समग्र मांग, ये समग्र पूर्ति, ठीक है, ये हमारा इस तरीके से है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम संतुलन में हैं, और ये जो बीच का अंतराल है, देखो ये हमारी एक्चुअल समग्र मांग यानी कि योजना समग्र मांग, और ये पूर्ण रोजगार समग्र मांग, इसके बीच का ही अंतराल क्या कह रहा है, मुद्रास्फीतिक अंतराल। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम तो मांग तो इतनी ही पूरे कर सकते हैं। क्यों पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतने ही संसाधन हैं। यहाँ हमारा पूर्ण रोजगार हो चुका है, सब संसाधन पूरे हो चुके। अब ये जो एक्स्ट्रा मांग हो रही है, इसको हम पूरा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि संसाधन ही नहीं है। संसाधन नहीं होंगे तो कैसे पूरा करेंगे। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, कीमत बढ़ेगी। रिजल्ट क्या निकलेगा, कीमत बढ़ेंगी, कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी, कीमत बढ़ेंगी हमारे सामने, और कीमत बढ़ेंगी। ये सबसे बड़ा एक परिणाम हमें देखने को मिलता है, किसका, अधिमांग का। ये सबसे बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलता है अधिमांग का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मुद्रास्फीति अंतराल क्या कहलाता है, नियोजित समग्र मांग और पूर्ण रोजगार समग्र मांग के बीच का अंतराल। या आप इसको देख सकते, अब यहाँ पे ज़्यादा कौन है, हमारी जो नियोजित समग्र मांग है, जो हमारी नियोजित समग्र मांग है वो हमारे सामने क्या है, ज़्यादा है। नियोजित समग्र मांग जो है वो ज़्यादा है, और पूर्ण रोजगार समग्र मांग कम है। इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीतिक अंतराल कहते हैं। स्थिर जीडीपी, अब स्थिर जीडीपी कैसे, वही डायग्राम सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं, डायग्राम वही रहेगा हमारा। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, अब जीडीपी स्थिर रहेगी। आप बोलेंगे जीडीपी स्थिर कैसे रहेगी, देखो आपको पता होगा नेशनल इनकम वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा कि दो प्रकार की जीडीपी होती है। एक तो होती है मौद्रिक जीडीपी, एक तो हमारी क्या होती है, मौद्रिक जीडीपी। ठीक है, मौद्रिक जीडीपी, और एक होती है हमारी वास्तविक जीडीपी। ठीक है, वास्तविक जीडीपी। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जब वास्तविक जीडीपी क्या है, कि जब हम जीडीपी को किसी आधार वर्ष के आधार पे नापते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस साल 2022 में कितनी जीडीपी रही, ठीक है, या 21 में कितनी जीडीपी रही, तो हम इसको किसके बेस पे मानेंगे, जो हमने अभी आधार वर्ष मान रखा है 2011 और 12। ठीक है, 2011-12 के हिसाब से मापेंगे। तो 2011-12 के हिसाब से जब मापा, उसको हम कहेंगे वास्तविक जीडीपी। ठीक है, तो ये जो वास्तविक जीडीपी ये हमारी स्थिर रहेगी, चाहे मांग कितनी बढ़ जाए, मांग कितनी बढ़ जाए, क्योंकि मैंने क्या कहा, हमारी जो क्षमता है हम उतना ही उत्पादन कर सकते हैं। संसाधन ही नहीं है तो उत्पादन कैसे करोगे, जब हमारे पास संसाधन ही नहीं है तो उत्पादन तो हम कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से स्थिति क्या आएगी, हमारी वास्तविक जीडीपी तो स्थिर ही रहेगी, उस पर हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क किस पे पड़ सकता है, मौद्रिक जीडीपी पे फर्क पड़ सकता है। मौद्रिक जीडीपी बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि मौद्रिक जीडीपी को हम लोग किस पे मापते हैं, चालू कीमतों पर। मौद्रिक जीडीपी को हम किस पे मेजर करते हैं, चालू कीमत पर, कि जो इस साल जो कीमत है। अब डेफिनेटली मैंने आपको पहले वाले में बता दिया कि इसका सबसे बड़ा परिणाम, जो खतरनाक परिणाम है वो ये निकलेगा, कीमतें बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ेंगी। तो कीमतें बढ़ रही हैं तो हमारी मौद्रिक जीडीपी जरूर बढ़ेगी, लेकिन वास्तविक जीडीपी स्थिर ही रहेगी। वास्तविक जीडीपी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट परिणाम क्या हो सकता है हमारा, मजदूरी कीमत जाल। मजदूरी कीमत जाल, अब ये क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा, कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि हो रही है, तो जो मजदूर हैं वो क्या करेंगे, उच्च वेतन के लिए मांग करेंगे। भी कीमतें बहुत बढ़ रही है, हमारा वेतन बढ़ाओ,
सभी लोग जितने भी सैलरी पर्सन है वो क्या कहेंगे, हमारा वेतन बढ़ाओ। ठीक है, अभी वेतन बढ़ गया, वेतन बढ़ने से क्या होगा, उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी। आप ये तो मानते हैं ना कि एक फैक्ट्री है, उसने अपने मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली जो उत्पादन के साधन है यानी कि लेबर है उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो उत्पादन की लागत में वृद्धि हो गई। तो उस लागत को कहाँ से निकालेगा एक उत्पादक, वो क्या करेगा, कीमत में और वृद्धि कर देगा, कीमत में और वृद्धि कर देगा। तो ये एक सबसे बड़ा परिणाम हमें देखने को मिलता है अधिमांग के कारण, कि अगर हमने स्थिति को ठीक नहीं किया तो कीमतें लगातार और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, अगर हमने इस सिचुएशन को ठीक नहीं किया तो। ठीक है, तो ये है हमारे सामने किसके, अधिमांग के परिणाम। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। डेफिनेटली आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब तो पक्का कर ही दीजिएगा। थैंक यू।